नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन हो गया है आज की बड़ी खबरों पर। आज सबसे पहले जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, एक बयान पर संसद में बैठक हो रही है। जी, एक बयान जो प्रियंका गांधी ने दिया, नए शिक्षा मंत्री पर दिया, उस पर बवाल मच गया। इसे संसद की कार्रवाई से हटाया गया, लेकिन क्या मामला वहीं थम गया है? आज इस पर माइक ऑन है। इसी के साथ बात होगी कंगना रनौत की, जिन्होंने जेनजी पर एक बयान देकर एक नया घमासान छेड़ दिया है। ये पहली बार नहीं है जब कंगना के बयान पर घमासान छिड़ा है। कंगना का कौन सा बयान जिस पर हंगामा मचा है, इस पर भी माइक ऑन है। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं प्रदर्शन में कितने अपराधी थे इस खबर पर, क्योंकि प्रदर्शन में छात्रों के साथ जो अपराधी घुसा है उनको लेकर अब पुलिस ने जानकारी दी है। सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ साथ आज माइक ऑन हो रहा है पीओके में चल रहे गदर पर। पीओके वर्सेस मुनीर की जल्लाद आर्मी हो गया है। कैसे आसिम मुनीर ने अपनी आर्मी को सीधे सीधे लोगों के सीने पर गोली चलाने के ऑर्डर दिए, आज इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले शिक्षा में सुधार को लेकर नए बिल पर चर्चा तो संसद में शुरू हो गई, लेकिन हंगामा भी शुरू हो गया। Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे। 2011 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 एम्स एंट्रेंस पेपर लीक। इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। आज दो बड़ी खबरें आपको दिखाने वाली। पहली खबर, आज नए बिल को लेकर संसद में बहस शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, लेकिन वो वाकई कैसे हंगामे में बदली, आज वो आपको दिखाऊंगी। प्रियंका गांधी के एक बयान से कैसे हंगामा मच गया। दूसरी तरफ दंगाइयों पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। किस तरह दंगाई उस भीड़ का हिस्सा बन गए जो छात्रों की थी, क्या उनकी तस्वीरें जारी करके पुलिस एक बड़ा संदेश दे रही है, आज इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर रही हूं, संसद में आज प्रियंका गांधी वाड्रा के एक बयान पर हंगामा मच गया। प्रियंका ने बयान केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर दिया था और इसके बाद सरकार के प्रतिनिधि संसद में ही प्रियंका से माफी मांगने की मांग करने लगे। सुनिए जरा। सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? ये तो कैसा क्या है इनके पास? अखबारों में है। अखबार में नहीं। जो बयान आप सुन रहे हैं, आज सदन में हंगामा हुआ प्रियंका गांधी के बयान पर। सदन में प्रियंका के बयान पर सत्ता पक्ष ने विरोध किया। संसदीय शिक्षा मंत्री यानी कि जो नए शिक्षा मंत्री है प्रहलाद जोशी को लेकर प्रियंका गांधी ने बयान दिया था। अब इस पर सीधे सीधे किरण रिजिजू खड़े हो गए और उन्होंने कहा यह शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन की कोशिश की गई है और प्रियंका गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रिया जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है,
वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि जो कुछ भी सदन में हुआ उसका जवाब प्रियंका गांधी ने भी दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात प्रमाणित कर देंगी। असल में प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर बयान देकर इस पूरे हंगामे की शुरुआत कर दी। संसद में किरण रिजिजू ने उनकी माफी की मांग की। उधर निशिकांत दुबे ने नियमों का हवाला देकर कहा कि इसको सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। प्रहलाद जोशी भी खुद खड़े हुए और उन्होंने भी, उनका भी गुस्सा देखने को मिला। उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। आपने देखा कि कैसे प्रहलाद जोशी खुद खड़े हो गए। अब प्रियंका के बयान पर छिड़ी तकरार के बीच स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला दिया और शिक्षा मंत्री ने माफी की मांग की। खुद उन्होंने कहा कि कोई प्रमाणित बयान आपने नहीं दिया, इस पर आपको माफी मांगी जाए। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। यह व्यवस्था है। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूं और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। अब आपको बताती हूँ सदन में हुआ क्या। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर हमला किया। उन्होंने प्रियंका के बयान पर लोकसभा में इस पर हंगामा मच गया। प्रियंका गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए। सत्ता पक्ष के विरोध पर प्रियंका ने भी सफाई दी। शिक्षा मंत्री का बयान अखबारों में छपा है, प्रियंका ने कहा। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रियंका अपनी बात साबित करे, यानी जो बयान वो शिक्षा मंत्री पर दे रही है उसको साबित करे। प्रियंका का बयान शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन है, ये रिजिजू ने कहा। अब प्रियंका सीनियर नेता हैं, ऐसे बयान से उन्हें बचना चाहिए। सदन में बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कहनी चाहिए, ये स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा। प्रियंका के बयान सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। तो ये आज संसद में घटा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि प्रियंका गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। नए शिक्षा मंत्री पर प्रियंका ने बयान दिया था। अब संसद में बयान पर इस वक्त बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रहलाद जोशी की बैठक में किरण रिजिजू, पीयूष गोयल शामिल हुए। स्पीकर से भी मिले हैं प्रहलाद जोशी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि प्रियंका गांधी के बयान पर संसद में बैठक, गृह मंत्री ने शिक्षा मंत्री के साथ ये बैठक की है, जिसमें पीयूष गोयल भी शामिल हैं, किरण रिजिजू भी इस बैठक में शामिल हैं। इस पूरे मामले पर अब सरकार आक्रामक है और उन्होंने सीधे कहा है कि प्रियंका गांधी ने अपने बयान के जरिए नए शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन किया है। तो ये आज संसद में हुआ, जब संसद में नए शिक्षा सुधार बिल की चर्चा हो रही। इस सब के बीच आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। बहस शुरू हुई उससे पहले सांसद पप्पू यादव आज सदन में कैसे घुसे, कैसे आए, उसकी जरा तस्वीर देख लीजिए। पप्पू यादव हाथ में लाठी लिए हुए और सर पर पट्टी बांधे हुए आए।
और इस पट्टी पर लिखा हुआ था जस्टिस यानी इंसाफ। अब आप सोचेंगे कि क्या पप्पू यादव को चोट लग गई, क्या वो गंभीर रूप से घायल हो गए? नहीं, वो इस पट्टी के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे छात्रों पर हमला हुआ, और इसीलिए न्याय जस्टिस लिखकर वो पहुंचे। हमको तो 47 से गोली मार रहा है, और जब ये बच्चों को, छात्रों को नहीं छोड़ रहा है तो किसको बख्शेगा? बिहार पुलिस किसको मरवा देगी, किसको क्या करेगा, कहना मुश्किल है। तो आपने सुना कि संसद के बाहर पप्पू यादव ने पुलिस पर जुल्म का आरोप लगाया और कहा कि वो छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, छात्रों पर हमला हुआ इसीलिए वो भी पट्टी बांध कर आए हैं। उधर आरोप संसद के भीतर अखिलेश यादव ने भी लगाया। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र क्यों किया? किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि इमरजेंसी वाली सरकार अच्छी थी या वो सरकार जो लोगों की बात सुनकर ये बिल ला रही? छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। अब आपने देखा कि आज संसद में चर्चा और बहस तो शुरू हो गई, लेकिन जो विपक्ष अड़ा हुआ था वो आखिर चर्चा के लिए माना कैसे? विपक्ष किसी हाल में संसद चलने देने के खिलाफ था। विपक्ष पुलिस एक्शन पर शाह के बयान पर अड़ा हुआ था। सोमवार सुबह तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ था। सोमवार सुबह लोकसभा का काम हंगामे के चलते थमा। बीजेपी नेताओं ने मान मनव्वल की रणनीति बनाई। दोपहर 2 बजे लोकसभा अध्यक्ष ने भावुक अपील की। बिरला ने कहा विधेयक छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। उधर रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए हैं। बिल पर चर्चा बिना संशोधनों पर बात कैसे होगी? चर्चा के लिए 6 घंटे तय हैं, समय बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक थमी। ये कल की बात मैं आपको बता रही हूं। सरकार दोपहर 2 से 5 बजे तक विपक्ष से संपर्क में रही। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं से संपर्क किया, उनसे बात की। फ्लोर मैनेजर्स ने भी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। इंडिया ब्लॉक ने कहा कि अपना फैसला सुबह बताएंगे, और सुबह विपक्ष ने सरकार के आगे शर्तें रखी। आज सिर्फ लोकसभा में काम होने देंगे, ये कहा गया। लोकसभा में काम दोपहर 2 बजे के बाद होने देंगे। उससे पहले पैलेट गन और AK-47 का मुद्दा उठाया जाएगा। विपक्ष ने कहा कि बुधवार को राज्यसभा में बिल लाए। तो कुछ इस तरह से इस गतिरोध को खत्म किया गया। तो संसद के अंदर एक घमासान चल रहा है, एक चर्चा चल रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि वो चर्चा सफल होकर इस बिल को पास कराया जा सके। लेकिन संसद के बाहर क्या चल रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस तमाम फुटेज जारी कर रही है, उन तस्वीरों के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये तस्वीर आज सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इस CCTV फुटेज को जारी किया। इस तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे इन्हें पूरा काटिए प्लीज। इसमें बैरिकेड तोड़कर लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसे फिर से चलाइए तस्वीर को। ये देखिए बैरिकेड दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद अचानक से वो भीड़ बैरिकेड तोड़कर हटाकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। पहले कुछ लोग छलांग लगाते हैं, बैरिकेड पार कर जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सिर्फ 200 मीटर दूर रह गई थी संसद से ये भीड़, ये जो आप देख रहे हैं, और इससे एक डर बना हुआ था संसद की सिक्योरिटी ब्रीच का। दिल्ली पुलिस ने 20 और 22 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान की करीब 100 वीडियो जारी की, जिनमें जो सामने आया है वो आप देख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों की कई गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। फुटेज में कथित तौर पर भीड़ को सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए, पुलिस पर हमला करते हुए और पथराव करते हुए भी देखा गया। इसकी अगली तस्वीर चलाइए। अब ये तस्वीर देखिए, इसमें आप दूर से देखेंगे पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं बैरिकेड के इस तरफ, वहां से प्रदर्शनकारी आते हैं और अचानक बैरिकेड टूटता है, पुलिस वाले एक तरफ हो जाते हैं और भीड़ आगे आ जाती है। ये भी दिल्ली पुलिस ने जारी की।
जिस तरह का वहां पर एक डर बैठ गया था इन तस्वीरों के आने के बाद, उसको दिल्ली पुलिस ने सामने रखा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी ऐसा उम्मीद नहीं कर रही थी कि भीड़ अचानक से संसद के इतने करीब पहुंच जाएगी। तो ये तस्वीर भी देखिए, संसद से महज 200 मीटर की दूरी पर यह भीड़ रह गई। एक और तस्वीर आई है। अब ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो 20 और 22 तारीख की पुलिस जारी करके लोगों के सामने रख दी है। ये भी हुआ, और इन्हीं तस्वीरों के बिना पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस ने चिन्हित किया है, जिनके पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी देखिए, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए भी तस्वीरें सामने आई। अब ये तस्वीर देख लीजिए, इसमें कुछ लोग अपना चेहरा ढककर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए अब बाहर आई हैं। पुलिस द्वारा ये तस्वीरें जारी की गई। अब आपको मैं ये बताऊं कि तकरीबन 100 वीडियो हैं। इन 100 वीडियोस को जो सीसीटीवी के जरिए एक्सेस किए गए हैं, इसमें 2873 अपराधी कैद हुए हैं। 101 पर हत्या का केस है, 62 पर हत्या की कोशिश का केस है, 284 पर डकैती और चोरी के मामले हैं, 229 पर आर्म्स एक्ट लगे हुए हैं, 135 पर स्नैचिंग का केस है, 61 पर रेप का केस दर्ज है, 67 पर एनडीपीएस एक्ट और 19 अपराधियों पर किडनैपिंग के केस दर्ज। 25 ऐसे हैं जिन पर छेड़छाड़ के मामले हैं और 6 पर तो पॉक्सो के केस भी दर्ज हैं। अब ये सीसीटीवी के जरिए जो तस्वीरें सामने आई थी, उनसे फेशियल रिकग्निशन के जरिए पुलिस ने ये पूरा खाका बनाया है, और इसीलिए पुलिस कह रही है कि बहुत से अपराधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। हमने आपको कल वो तस्वीरें दिखाई थी जिनमें एक आरएएफ जवान पैलेट गन चलाता दिख रहा है, लेकिन अब जब इसकी जांच हुई तो कई खुलासे भी हुए हैं। यानी ये पैलेट गन के जरिए आरोप लगे कि कैसे छर्रे निकले और उसके बाद लोग घायल। अब सवाल ये कि क्या ये प्लास्टिक पैलेट गन, क्योंकि 20 जुलाई को सीजेपी का संसद चलो मार्च हुआ था। सीजेपी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मिली थी। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया। आरोप लगा कि इस दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। अब दिल्ली पुलिस ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब कार्रवाई का आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आ रहा है। अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आरएएफ जवान ने 2 बार एंटी रायट गन चलाई थी दिल्ली में। डीसीपी के आदेश पर यह 2 बार चलाई गई एंटी रायट गन। जंतर मंतर के जोन 1 में आरएएफ की एक कंपनी तैनात थी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ कंट्रोल करने में जुटी थी। डीसीपी के कहने पर आरएएफ जवानों ने 2 राउंड फायर किए। राउंड में प्लास्टिक पैलेट वाले कारतूस भी इस्तेमाल हुए। प्लास्टिक पैलेट लगने से कम 4 लोग घायल हो गए। अब दस्तावेज में इस कार्रवाई की आधिकारिक एंट्री भी की गई। एंटी रायट गन को भीड़ नियंत्रक हथियार माना जाता है। ये गन पारंपरिक पैलेट गन से अलग होती है। एंटी रायट गन में प्लास्टिक पैलेट वाले कारतूस होते हैं। फायर होने पर एक कारतूस कई टुकड़ों में बंट जाता है। प्रदर्शन के दौरान एक साथ कई लोगों को लग सकता है। इसका मकसद भीड़ को तितर बितर करना होता है। अब शुरुआती दौर में एंटी रायट गन के इस्तेमाल किया गया। आरोपों के बाद पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू हो चुकी है और पुलिस के सूत्रों द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये प्लास्टिक पैलेट गन्स हैं, ना कि मेटल के वो छर्रे जो कि पैलेट गन के जरिए होते हैं। अब इस पर किसी आधिकारिक बयान का भी हम इंतजार कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि 20 जुलाई 2026 को जिस तरह से लाठी डंडा चलाया गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया और जो वीडियो वायरल हुआ है कि प्रदर्शनकारियों के पीछे AK-47 लेके एक पुलिस वाला भाग रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को ये हक देता है कि वो अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रख सके, इकट्ठा हो सके, प्रदर्शन कर सके। दिल्ली पुलिस ने पहले डिनायल इशू किया और धमकाया था। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की एक पोस्ट आई थी कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है और जो भी इस तरह की बात फैलाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जिसने राजनीतिक क्लियरेंस दिया पैलेट गन चलाने का, क्या उसके खिलाफ कोई जवाबदेही उसकी बनती है या नहीं बनती? और इस प्रकरण में सीधे सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार।
हमारी चर्चा तो ये थी कि जिस प्रकार से निर्ममता से प्रशासन ने, पुलिस ने बच्चों और बच्चियों को मारा है, पेलेट गन जिसको छर्रा गोली बोलते हैं, चलाया है, उसके ऊपर चर्चा हो, जिससे कम से कम गृह मंत्री जवाब तो दें कि किसने आदेश दिए थे। यही काम जम्मू कश्मीर में जब एक बार छर्रा गोली चली थी, पेलेट गन्स चले थे, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय ये बहुत बड़ी एक मुद्दा बना था। यह भी बच्चों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। अब आपने सुना विपक्ष हमलावर है पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर। इस बीच वो जो तस्वीरें मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, जिसमें 20 तारीख को सीसीटीवी के जरिए जो तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है और फेशियल रिकग्निशन के जरिए पुलिस ने इसमें कई अपराधियों को भी चिन्हित किया है। अब इस सब पर, उस प्रदर्शन से लेकर अपराधियों के शामिल होने को लेकर पुलिस ने यह फुटेज जारी किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जंतर मंतर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के ऊपर जो बयान दिया, जंतर मंतर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात रखी। किसी भी छात्र के खिलाफ सुनवाई के दौरान किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होगा, किसी भी छात्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंदोलन को शांतिपूर्ण माना है। ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और 7 राज्यों को नोटिस भी गया है। इस नोटिस में क्या है? दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी नोटिस जारी किया। इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस हुआ है। सरकार का पक्ष जानने के बाद एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की जाएगी। 18 साल से कम के छात्रों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए गए और आपराधिक इतिहास वाले प्रदर्शनकारियों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी कि पुलिस ने कई अपराधियों को चिन्हित किया है। इसमें घटनाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर जिम्मेदारी तय नहीं की तो जांच का कोई मतलब नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पुलिस कर्मियों पर हुए हमलों की भी जांच होनी चाहिए, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और यह भी कि प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं, इसकी जांच की जरूरत है। गाइडलाइंस तय होने के बाद पूरे देश के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। जो भी कानून अपने हाथ मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस घटना पर यह निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन पर पहले से केस दर्ज है उन्हें राहत नहीं मिलेगी, लेकिन सीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मंजूर नहीं। जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज़ करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज़ करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। और अब बात करते हैं प्रदर्शनकारियों पर दिए गए एक ऐसे बयान की जिससे सियासी घमासान छिड़ गया है। एक्ट्रेस सांसद कंगना रनौत का एक बयान जिस पर हंगामा मच गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, कंगना रनौत ने जिस तरह प्रदर्शनकारियों के बीच कई वीडियोस आए, कई वीडियोस में ऐसी भाषा का इस्तेमाल था जो प्रधानमंत्री के खिलाफ थी, कई ऐसे वीडियोस आए जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल था। इसे लेकर कंगना रनौत ने अपना मत रखा और उन्होंने एक पोस्ट किया। छात्र प्रदर्शन को लेकर कंगना रनौत ने बैक टू बैक 2 पोस्ट किए। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान बनाई गई रील्स की भाषा पर सवाल उठाया, जो रील्स आपने भी देखी होंगी। अब कंगना ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन पर 2 पोस्ट किए। प्रदर्शनकारियों की भाषा और परवरिश पर जो सवाल उठाए, उस पर वो क्या कहती हैं, जरा आपको सुना देती हूँ। वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो असभ्य है। इन्हें किसने जन्म दिया और कौन पाल पोस रहा है?
इस तरह की सोच और व्यवहार कहां से सीख रहे हैं? कुछ प्रदर्शनकारी लड़कियों की रील्स पर नाराजगी जताई गई। वायरल रील्स पर सवाल उठाते हुए गटर पीढ़ी लिखा। गटर पीढ़ी, ये भारतीय लड़कियां पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। ये लड़कियां ना तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी हैं और ना ही इतने संस्कार हैं कि एक अच्छी गृहिणी बन सकें। बिना जवाबदेही के स्वतंत्र रूप से जीने का ढोंग करती हैं। ये कंगना कह रही हैं अपनी पोस्ट में। नशीली दवाओं और शराब के सेवन को गर्व से पोस्ट करती हैं। रील्स देखकर मैं मानसिक रूप से परेशान हो गई। अब डिजिटल डिटॉक्स की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। तो कंगना रनौत ने रील्स के माध्यम से जो भाषा इस्तेमाल की गई थी उस पर अपनी भड़ास निकाली, लेकिन इस दौरान उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उस पर हंगामा मच रहा है, क्योंकि उन्होंने गटर जनरेशन की बात कर दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा को देखकर मुझे मेंटल डिटॉक्स चाहिए। इन इंस्टा स्टोरीज के बाद आज कंगना संसद भी पहुंची, जहां उन्होंने अपने पोस्ट को सही ठहराया। लोगों ने पूछा, भाई आप कैसे किसी जनरेशन को गटर जनरेशन कह सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा बयान बिल्कुल सही था। लेकिन सीजेपी अब कंगना के इस बयान पर हमलावर है। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेन जी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप ज़रूर याद रखिए। तो सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेनजी को उठाने का काम हमने किया, आपने नहीं किया। अब कंगना के बोल वचन ने कैसे सियासी टेंशन बढ़ा दी है, ये भी सुन लीजिए। अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। अब वो कंगना रनौत पढ़ी लिखी कितनी है उसको पता भी है कुछ? पहले वो अपनी डिग्री तो बता दे, वो कितनी पढ़ी लिखी है जो जनरेशन छात्रों को ज्ञान बांट रही है। छात्रों को ये घिनौना कहती हैं तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है। ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कितने लोग कितने तरह की बातें करते हैं, बकते रहते हैं। मतलब जेनजी को कंगना रनौत जी ने घिनौना कहा है, तो मुझे लगता है इसका फैसला, इस पे जवाब देश की जेनजी दे देगी उनको। प्रारंभ से ही हंसी के पात्र रहती है। 2014 के बाद अगर देश स्वतंत्र हुआ, इस प्रकार के मंतव्य करने वाले, मैं समझता हूँ उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। रनौत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा। और आप जेनजी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। अब आपको ये भी बताती हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत के एक बयान से सरकार की टेंशन बढ़ गई है। इससे पहले किसान आंदोलन पर कंगना रनौत ने कहा था कि नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति होती। किसान आंदोलन में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, रेप हो रहे थे, लोगों को मार कर लटकाया जा रहा था, ये उन्होंने कहा था। अब बीजेपी को कंगना के बयान पर सफाई देनी पड़ी थी और कंगना पार्टी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है, ये बीजेपी को कहना पड़ा। इसके बाद भारत की आजादी को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि भारत को पहली असली आजादी साल 2014 में मिली। 1947 में जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख में मिली थी। अब ये भी आपको बताऊं कि इससे बाद राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। राहुल को देखकर महिलाएं असहजता महसूस करती हैं। राहुल गांधी एकदम जैसे टपोरी की तरह आते हैं, किसी को भी ए तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो वो हूटिंग कॉल्स करते हैं। ये भी वो बयान है जिस पर कंगना घिरी थी। तो ये सारे ऐसे बयान समय समय पर रहे जिससे पार्टी को आकर सफाई देनी पड़ी। अब जेनजी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, कंगना उसे सही ठहरा रही, लेकिन विपक्ष उस पर हमलावर है। कंगना रनौत के बयान पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस रिचा चड्ढा के एक पोस्ट ने भी भाषा को लेकर इंटरनेट पर एक विवाद खड़ा कर दिया। एक्ट्रेस को की आलोचना का सामना करना पड़ा है।
जब उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को सिर्फ उम्र की वजह से नहीं बल्कि अपने काम से सम्मान पाना चाहिए। उनकी इस बात पर सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया। उन्होंने आलोचना उनकी तब शुरू हुई जब रिचा ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर हो रहे प्रदर्शनों के दौरान एक युवा प्रदर्शनकारी का समर्थन किया। रिचा ने लिखा, कृपया सिर्फ इसलिए बुजुर्गों का सम्मान न करें कि वो सीनियर सिटीजन है। आपको इज्जत अपनी कमानी पड़ती है और ऐसे लोगों के लिए आप सड़क की एक किनारे पर खाना रख दीजिए, उतना ही काफी है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा मच गया। किस तरह की भाषा रिचा चड्ढा इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल यह है कि आपने कंगना रनौत का पोस्ट देखा, रिचा चड्ढा का पोस्ट देखा और प्रदर्शनकारी छात्रों की रील्स भी देखी जिसमें गालियों का इस्तेमाल किया गया। सवाल है कि किसी की भाषा सही हो, इसी का समर्थन करने की जरूरत है। अगर कंगना रनौत के पोस्ट में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो खारिज हम करते हैं, वो गलत है, तो रिचा चड्ढा की भाषा को भी कैसे सही माना जा सकता है, उसका भी विरोध होना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी कंगना की, हालांकि वो सांसद है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्योंकि वो देश का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन एक एक्ट्रेस को भी लोगों ने बहुत प्रेम और सम्मान दिया है, उनको भी अपनी भाषा का ख्याल रखना चाहिए। कंगना रनौत ने प्रदर्शन के दौरान अभद्र टिप्पणी करने वालों और रील बनाने वालों पर कमेंट किया। अब उनकी भाषा पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाषा की गरिमा की उम्मीद तब की जाए जब सामने वाला भी वही कर रहा हो। अगर इस तरह से भाषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो अपनी भाषा भी दुरुस्त रखनी चाहिए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पीओके की। पीओके में जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है, सवाल ये कि क्या अब सीधे पीओके वर्सेस मुनीर की वो जल्लाद आर्मी हो गई है जो लोगों के सीने पर सीधे गोली दाग रही। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मुनीर की फौज ने खूनी खेल खेला। अपना हक मांगने के लिए मुजफ्फराबाद मार्च के लिए निकल रही पीओके की आवाम पर मुनीर की आर्मी ने अंधाधुंध फायरिंग की है। ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर मीरपुर की है। मुनीर की आर्मी ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की। फौज और रेंजर्स ने लोगों को घेरकर गोलियां चलाई। ये देखिए तस्वीर, ये जो आपको लोग दिख रहे हैं ये पाकिस्तानी फौज के रेंजर्स हैं। सड़क पर उतरकर सीधे गोली दाग रहे प्रदर्शनकारियों पर। दिखाती हूँ रावलकोट पाकिस्तानी फौज की फायरिंग के तुरंत बाद की ये तस्वीरें। लोग लाशें उठा रहे हैं, घायलों को अस्पताल भेज रहे हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी है, कम से कम 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी है। की फायरिंग से जो है ना इस वक्त बेशुमार नौजवान शहीद जख्मी हो चुके हैं। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। 15 से 20 नौजवानों को गोली। अब आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है पीओके में। रावलपिंडी से फौज को खुली छूट मिल गई, रेंजर्स को खून खराबे की खुली छूट दी गई, निहत्तों पर फायरिंग के ऑर्डर दे दिए गए, लोगों को सीने पर गोली मारी गई। दुनिया से सच छिपाने की कोशिश की जा रही। पीओके में इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और पीओके से बाहर फोन पर भी पाबंदी लगा दी गई है जिससे कि क्या हो रहा है वो बाहर ही ना जाए। अब आपको बताती हूं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें अपने आप में बहुत सी कहानी बताती हैं। मुनीर आर्मी के जुल्म की एक तस्वीर ये भी है कि लोग शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं लेकिन मुनीर आर्मी उन पर फायरिंग कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है। जरा देखिए।
तको जी इतने मीरपुर अंदर बंदे की सरेआम गोलियां मारियां ना काफिर कोई बिल्कुल ज़रा भी डर खौफ नहीं है चा किता है तको जी इतने मीरपुर अंदर बंदे की सरेआम गोलियां मारियां ना काफिर कोई बिल्कुल ज़रा भी डर खौफ नहीं है चा किता है तको जी इतने मीरपुर अंदर बंदे की सरेआम गोलियां मारियां ना काफिर कोई बिल्कुल ज़रा भी डर खौफ नहीं है चा किता है तको जी इतने मीरपुर अंदर बंदे की सरेआम गोलियां मारियां ना काफिर कोई बिल्कुल ज़रा भी डर खौफ नहीं है चा किता है तको जी इतने मीरपुर अंदर बंदे की सरेआम गोलियां मारियां ना काफिर कोई बिल्कुल ज़रा भी डर खौफ नहीं है चा किता है। यहाँ पर जिस तरह से पीओके में गोलियां बरसाई जा रही हैं, पीओके में आवाम हल्ला ना करे, सरकार पर सवाल ना उठाए, किसी तरह का कोई मांग अपनी आजादी को लेकर या फिर अपनी सहूलियतों को लेकर ना करे, इसीलिए ये सीधे सीधे पीओके में हो रहा है। सीधे गोली चलाने की ऑर्डर अगर फौज दे दे तो आप सोचिए हालात क्या होंगे, जरा सुनिए। अपने बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जो है ना शलीक और आंसू गैस बरसाई जा रही है। इन लोगों के पास एक ही नारा है और वो है आगे बढ़ने का। लोगों का एक ही अज़म है कि हमने रावला कोर्ट से गुजर कर मुजफ्फराबाद जाना है। इसके अलावा लोग बिल्कुल पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रहे और जो है ना लोगों पे आंसू गैस और स्ट्रेट फायर किए जा रहे। लोग अपने बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए जो है ना ये देखे पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जो है ना शलीक और आंसू गैस बरसाई जा रही है। तो जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं ये भी देख लीजिए, ये हुजूम देखिए जरा लोगों का, जो हुजूम पीओके में इस वक्त जुट रहा है सरकार और सेना के खिलाफ। इस भीड़ को आखिर कैसे रोका जाएगा? ये डेमोक्रेसी चौक रावलकोट में आम जनता जुटी हुई है और ये सेना के खिलाफ बगावत कर रही है। अब आपको बताती हूँ पीओके में पाकिस्तानी फौज ने जो कत्लेआम मचा दिया है। अवाम पीओके में चुनाव और मांगे पूरी न होने से नाराज। इसी नाराजगी के चलते मुजफ्फराबाद मार्च की तैयारी थी। मार्च के लिए लाखों लोग रावलकोट के चिनार पार्क पहुंच गए। रेंजर्स और फ्रंटियर कोर ने मार्च को रोकने की कोशिश की। लोग नहीं रुके तो रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग की, गोलियां दागनी शुरू। फायरिंग के बीच पंजाब पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही। ईदगाह मैदान से निकले अवामी जत्थे पर भी फायरिंग। जेएसी का दावा है रेंजर्स की फायरिंग में 19 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे प्रदर्शन को एक तरह से जेएसी लीड कर रही है। फायरिंग में घायल 10 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक है। पाकिस्तानी रेंजर्स 1.5 घंटे तक लोगों पर गोलियां चलाते रहे और फायरिंग के बाद भी प्रदर्शनकारी रावलकोट में ही डटे रहे। पीओके में 5 जून से अब तक 70 लोगों की हत्या हो चुकी है, ये वहां लोगों का कहना है। और पाकिस्तान से पीओके में घुसने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। पाक फौज को अब पीओके में एंट्री नहीं मिलेगी, ये पीओके में ऐलान कर दिया गया है कि इस सेना को अब पीओके में आने की इजाजत आम लोग नहीं देने वाले हैं।